हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग चैप्टर 1 टाइप्स ऑफ एस्टिमेट। इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टिमेट पढ़ेंगे विद एग्जांपल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम एस्टिमेट का इंट्रोडक्शन करते हैं। व्हाट इज एस्टिमेट? एस्टिमेट बिफोर अंडरटेकिंग एनी प्रोजेक्ट वी मस्ट हैव प्रोबेबल कॉस्ट। यानी फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोजेक्ट को डिज़ाइन कर दिया, उसकी ड्राइंग आपने कंप्लीट कर दी। अभी उसके लिए उसको स्टार्ट करने से पहले आपके पास उसकी एक कॉस्ट, प्रोबेबल कॉस्ट या एंटिसिपेटेड कॉस्ट आपके पास होनी चाहिए। ठीक ठीक है, ताकि आपको पता चले कि इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए फंड्स अवेलेबल है या नहीं है। क्योंकि आपको किसी इदारे ने फंड्स देने हैं या किसी गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप करना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर, तो उसके लिए फ़ंड्स की अवेलेबिलिटी होना ज़रूरी है, क्योंकि उस फंड्स के बगैर आप उस काम को स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ड्राइंग को स्टडी ऑफ ड्राइंग करके, स्टडी ऑफ ड्राइंग करने के बाद उसकी डिफरेंट स्केजुअल एस्टिमेट, ड्राइंग के डिफरेंट स्केजुअल को डिटेल मयरमेंट और उसकी क्वांटिटीज़ को कैलकुलेट करना और उसी किसी स्पेसिफिक रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास एक कास्ट निकल आती है, तो उसको हम एस्टिमेट कहते हैं। ठीक है, यानी अगर हमारे पास ड्राइंग्स अवेलेबल है और उसकी हम लेंथ, विड्थ और मुख्तलिफ डायमेंशन को हम कैलकुलेट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, फाइंड आउट करते हैं मुख्तलिफ डायमेंशंस को, और उससे फिर हम क्वांटिटीज़ निकालते हैं। क्वांटिटीज़ को निकालने के बाद उसको हम किसी स्पेसिफिक रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास उस आइटम का एक रेट आ जाता है। तो इसी तरह पूरे बिल्डिंग का जब या पूरे प्रोजेक्ट का जब हम रेट निकालते हैं तो उसको हम एस्टिमेट कहते हैं। ठीक है, और इसके एस्टिमेट जब आप करते हैं तो इसमें आपके पास दो किस्म की एस्टिमेट बन जाती हैं। एक आपका होता है एक आपका होता है एक आपका होता है एस्टिमेटेड कॉस्ट। ठीक है, एस्टिमेटेड कॉस्ट। ठीक है, अच्छा, ये एस्टिमेटेड कॉस्ट जब आप इनिशियल कोई भी एस्टिमेट बनाते हैं इनिशियल स्टेज पर, तो इनिशियल एस्टिमेट जो आप बनाते हैं तो उसको हम एस्टिमेटेड कॉस्ट कहते हैं। जब आप उस प्रोजेक्ट को जब आप फाइनल करते हैं, फाइनल स्टेज पर जब पहुंच जाता है, ठीक है, उसके बाद जो एस्टिमेट आपका बनेगा उसको हम कहते हैं एक्चुअल कॉस्ट। ठीक, अच्छा, अभी ये एस्टिमेटेड कॉस्ट अगर आपने केयरफुली बना लिया, यानी आपने केयरफुल डायमेंशन ले लिए और आपने केयरफुली इसको कैलकुलेट कर दिया, क्वांटिटीज़ को फाइंड आउट कर दिया, तो क्वांटिटीज़ आपने केयरफुली कैलकुलेट कर दिए, तो उसके बाद जो आपका एक्चुअल कास्ट होगा वो उसके दरमियान डिफरेंस कम से कम होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने इसी स्टेज के ऊपर, ये जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है, इसी के ऊपर आपने गलती कर दी इनिशियल स्टेज के ऊपर, तो फिर आपकी एक्चुअल कास्ट में डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो जस्ट एस्टिमेट, व्हाट इज एस्टिमेट? एस्टिमेट आपके पास एक प्रोबेबल कॉस्ट होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए, और डिटेल डायमेंशन जब आप बुक करते हैं और उसका फिर क्वांटिटीज़ डिफरेंट आइटम का निकालते हैं, उसको किसी स्पेसिफिक रेट से आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसको हम एस्टिमेट कहते हैं। ठीक है, तो इसकी वो देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन है। एन एस्टिमेट इज एंटिसिपेटेड और प्रोबेबल कॉस्ट of a work and usually prepared before the construction is taken off. Before undertaking any project, it is necessary to know its probable cost, which is obtained or divided by the estimating. Estimate is prepared by the computing or calculating the quantities required and then calculate the cost of suitable rate. ठीक है, इस तरह मैंने आपको बताया कि आपको क्वांटिटीज़ कैलकुलेट करने के बाद उसको एक स्पेसिफिक
ये सूटेबल रेट से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू गेट द एक्सपेंडिचर। और ये जो रेट्स आप जो क्वांटिटी से जो आप रेट मल्टीप्लाई करेंगे उस रेट में सारे के सारे एक्सपेंडिचर एनकर्ड होने चाहिए। उसकी वजह यह है कि उसमें से आपको कोई, अगर आपके ऊपर कोई टैक्सेस है, कोई और चीज़ है, तो वो आप उसमें कंसिडर कैटर फॉर कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा, द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ एन एस्टीमेट इज टू एनेबल वन टू नो बिफोर हैंड द कॉस्ट ऑफ वर्क। अच्छा, जिस तरह मैंने बताया कि एक आपके पास एक्चुअल कॉस्ट होती है और एक आपके पास एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है। तो व्हाट इज एक्चुअल कॉस्ट, व्हाट इज, वो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। तो एक्चुअल कॉस्ट जस्ट बिफोर इनिशियल स्टेज के ऊपर जो आप एस्टिमेट करते हैं तो उसको उसको एस्टिमेटेड कॉस्ट कहते हैं, और जब फाइनल स्टेज के ऊपर आप करते हैं तो उसको एक्चुअल कॉस्ट कहते हैं। इन दोनों में डिफरेंस आपका तब आएगा जब आप एस्टिमेटेड कॉस्ट को केयरफुली ना बनाएं। अगर आप केयरफुली बनाते हैं तो उसका फिर आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में डिफरेंस। इसके बाद आपका आता है डेटा रिक्वायर्ड फॉर एस्टिमेटिंग। ठीक है। अच्छा, एस्टिमेट के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक आपको ज़रूरत पड़ेगी ड्राइंग्स, दूसरी आपको ज़रूरत पड़ेगी स्पेसिफिकेशन एंड शेड्यूल ऑफ रेट्स। अगर आपके पास ड्राइंग्स कंप्लीट है तो आप एस्टिमेट बना सकते हैं। अच्छा, ड्राइंग्स में आपकी फिर कौन सी ड्राइंग होनी चाहिए आपके पास? ड्राइंग्स आपकी होनी चाहिए, आर्च वाली ड्राइंग भी आपके पास होनी चाहिए, प्लस स्ट्रक्चर ड्राइंग भी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों ड्राइंग्स होंगी तो आप फिर इसका डिटेल एस्टिमेट बना सकते हैं। उसके बाद आपके पास स्पेसिफिकेशन, और तीसरे नंबर पर आपके पास होनी चाहिए रेट्स। ठीक है, यानी शेड्यूल ऑफ रेट्स। ठीक है। अच्छा, आज वाली ड्राइंग, ये दोनों अगर आपके पास हो तो आप इन दोनों से आप क्या बना सकते हैं? डिटेल एस्टिमेट बना सकते हैं। डिटेल एस्टिमेट आप प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इन दोनों में एक भी में से, यानी स्ट्रक्चर ड्राइंग अगर अवेलेबल नहीं है, आर्किटेक्चर ड्राइंग अवेलेबल नहीं है, दोनों में से एक भी में से, तो फिर आप डिटेल एस्टिमेट नहीं बना सकते। हाँ, आप इससे रफ कॉस्ट एस्टिमेट फिर बना सकते हैं। अगर एक है आपके पास तो आप रफ कॉस्ट एस्टिमेट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। स्पेसिफिकेशन, अच्छा व्हाट इज स्पेसिफिकेशन? स्पेसिफिकेशन किसी भी काम की नेचर ऑफ वर्क को डिस्क्राइब करने के लिए आपको स्पेसिफिकेशन की ज़रूरत होगी। यानी आपने क्वांटिटी तो निकाल दी, यानी फ़र्ज़ के फॉर एग्जांपल आपने एक क्वांटिटी, फ्लोरिंग की क्वांटिटी थी वो आपने निकाल दी, लेकिन फ्लोरिंग में अभी ये बताना पड़ेगा कि किस टाइप की फ्लोरिंग है। ठीक है, तो वो आपको पता चलेगा किससे? स्पेसिफिकेशन से। वो आपको स्पेसिफिकेशन से पता चलेगा कि किस टाइप की फ्लोरिंग है। ग्रेनाइट टाइल है, पोर्सिलिन टाइल है, टेराजो फ्लोर है, मोज़ेक फ्लोर है, जो भी है वो आपको किससे पता चलेगा? स्पेसिफिकेशन से। ठीक है। अच्छा, अभी आपने डिटेल एस्टिमेट बना दिया, उसकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक आपने डिस्क्रिप्शन लिख दिया। डिस्क्रिप्शन के बाद अभी आपने रेट्स अप्लाई करने हैं। रेट्स के लिए आपको सेम स्पेसिफिकेशन के रेट आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। यानी ये जो शेड्यूल ऑफ रेट्स है, इसमें हर स्केजुअल, हर आइटम रेट होगा। इसमें एक्सकेवेशन का अलग रेट होगा, प्लेन सीमेंट कंक्रीट का अलग रेट होगा, आरसीसी वर्क का अलग रेट होगा, स्टील स्ट्रक्चर का अलग रेट होगा। हर, इवन ये नहीं, बिल्डिंग में जो चीज़ या रोड में जो चीज़ें इस्तेमाल होती है वो शेड्यूल ऑफ रेट्स में कंपाइल हुई होती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर शेड्यूल ऑफ रेट्स। वो हम रेट एनालिसिस में पढ़ेंगे। तो रेट एनालिसिस में हम पढ़ेंगे कि शेड्यूल ऑफ रेट्स किस तरह बनाए जाते हैं, यानी एक आइटम रेट जब आप बनाते हैं तो उसके लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरत है और उसमें किस तरीके से हम बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया इधर तक। अच्छा, ये इसमें अच्छा, टू मेक एन एस्टिमेट फॉर ए वर्क द फॉलोइंग डेटा आर नेसेसरी। नंबर 1 ड्राइंग, दूसरे नंबर पर आपका स्पेसिफिकेशन, और तीसरे नंबर पर आपका रेट, शेड्यूल ऑफ रेट्स। इधर तक आपको आई थिंक क्लियर हुआ होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आपके
आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टिमेट कि आपके एस्टिमेट के टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मेन जो 2 टाइप्स हैं, एक आपका होता है रफ कॉस्ट और एक आपका होता है डिटेल्ड, ठीक है। ये 2 किस्म के टाइप होते हैं। फिर इसमें मज़ीद किस्में होती हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज़ रफ कॉस्ट, ठीक है। तो रफ कॉस्ट इस तरह नाम से जाहिर है कि रफ एस्टिमेटिंग या गेस एस्टिमेटिंग भी आपको उसको कहते हैं, कह सकते हैं। इसको आप अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी एस्टिमेट जब आप पर कैपिटा, पर यूनिट एरिया, पर स्टूडेंट, पर हॉस्टल, पर बेड जो आप एस्टिमेट जो एस्टिमेट आपका इन्हीं चीज़ों पर बेस होता है, तो वो उसको हम कहते हैं रफ कॉस्ट एस्टिमेट। यानी उसका जो मेन रेफरेंस होता है वो पर कैपिटा, पर बेस, पर यूनिट एरिया, पर स्टूडेंट, पर सोल्जर, पर बेड। तो इस तरह के चीज़ें जब इस तरह का एस्टीमेट जब आप बनाते हैं तो वो उसको हम कहते हैं रफ कॉस्ट एस्टीमेट, ठीक है। अच्छा, रफ कॉस्ट एस्टीमेट हम बनाते क्यों हैं? हम इसलिए बनाते हैं कि जब आपके पास एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला होता है तो उसकी डिटेल ड्राइंग जब आ जाती है तो उसका जब आप डिटेल एस्टीमेट बनाएंगे तो उस पर बहुत टाइम लगेगा। तो रफ कॉस्ट एस्टीमेट जब हम इसको डिटरमाइन करने के लिए लगाते हैं कि इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट मनी अवेलेबल है या नहीं है, इतना मनी अवेलेबल होगा या नहीं होगा, कि उसको हम रफ कॉस्ट एस्टीमेट से हम डिटरमाइन करते हैं कि ये कौन से फाइनेंशियल अथॉरिटी में फ़ाल करेगा और कौन से टेक्निकल अथॉरिटी में फ़ाल करेगा। तो उसके लिए हम रफ कॉस्ट एस्टीमेट का सहारा लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देख लें, ये आपके टाइप्स एस्टीमेट है तकरीबन। ये प्रिलिमिनरी एस्टीमेट, ठीक है, प्लेंथ एरिया एस्टीमेट, क्यूबिकल कंटेंट मेथड, कॉर्पोरेट एरिया। अच्छा, ये जो प्रिलिमिनरी से लेके ये इधर तक कॉर्पोरेट एरिया तक, ये सारे आपके हैं रफ कॉस्ट एस्टीमेट। इसको हम 1 बाय 1 डिटेल से हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। आपको मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, ठीक है। रफ कॉस्ट एस्टीमेट इसको कहते हैं, ठीक। और इसके बाद जो आपका है ये डिटेल एस्टीमेट है, इसको भी हम 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। डिटेल एस्टीमेट, जब आप डिटेल एस्टीमेट बनाते हैं तो वो उसके लिए क्या आपको मैंने बताया कि स्ट्रक्चर ड्राइंग और आर्किटेक्चर ड्राइंग ज़रूरी है। और रफ कॉस्ट एस्टीमेट के लिए अगर आपके पास सिर्फ आर्च वाली ड्राइंग हो, यानी मेन प्लान अवेलेबल हो, मेन प्लान, तो तब भी आप मेन प्लान अगर आपके पास अवेलेबल हो तब भी आप ये एस्टीमेट बना सकते हैं रफ कॉस्ट। लेकिन डिटेल एस्टीमेट के लिए आपको आर्च और स्ट्रक्चर ड्राइंग की दोनों की ज़रूरत होगी, ठीक है। इसके लिए आपको आर्च एंड स्ट्रक्चर वाली ड्राइंग दोनों आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ प्रिलिमिनरी एस्टीमेट और रफ कॉस्ट एस्टीमेट। अच्छा, इसके इंट्रोडक्शन मैंने थोड़ा आपके लिए लिख दिया है। द एस्टीमेट आर प्रिपेयर्ड ऑन यूनिट बेसिस लाइक पर स्टूडेंट, पर हॉस्टल, पर गैलन, पर वाटर टैंक, पर क्लासरूम, पर स्कूल। दिस एस्टीमेट इज प्रिपेयर्ड शोइंग कॉस्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट आइटम्स। दिस एस्टीमेट इज प्रिपेयर्ड टू स्टडी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट का फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए जब आप कोई एस्टीमेट बनाते हैं तो उसको हम रफ कॉस्ट एस्टीमेट ही बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके डिफरेंट एग्जाम्पल मैंने इधर आपके लिए बना दिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, पर यूनिट बेसिस कौन सा एस्टीमेट होगा? पर स्टूडेंट, फॉर स्कूल एंड हॉस्टल, ठीक है। यानी पर स्टूडेंट जो एस्टीमेट बनेगा तो वो पर इधर देख लें, पर स्टूडेंट जो एस्टीमेट बनेगा पर स्टूडेंट, ठीक है। ये हॉस्टल और स्कूल के लिए बनेगा, यानी आप हॉस्टल भी पर स्टूडेंट बना सकते हैं और स्कूल भी पर स्टूडेंट बना सकते हैं। अच्छा, पर बेड जो एस्टीमेट बनेगा वो हॉस्पिटल के लिए होगा, ठीक है। अच्छा, पर सीट अगर कोई आप एस्टीमेट बनाना चाहते हैं तो वो सिनेमा हॉल और थिएटर हॉल के लिए हो सकता है। पर बे अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो फैक्ट्री वगैरह का एस्टीमेट जो होगा तो वो पर बे के हिसाब से होगा, ठीक है। अच्छा,
ये अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ ए हॉस्टल बिल्डिंग फॉर 100 स्टूडेंट, ठीक है। अभी 100 स्टूडेंट के लिए आपने एक हॉस्टल बनानी है, ठीक है। तो उसका अप्रोक्सीमेट कास्ट क्या होगी, तो आपके आपके पास पर स्टूडेंट कास्ट होना चाहिए। और ये जो पर स्टूडेंट कास्ट है इधर लिखा है द रेट द आर 2,50,000 रुपये यानी 0.25 मिलियन, ठीक है। 2,50,000 रुपये पर स्टूडेंट। ये तो 2,50,000 रुपये पर स्टूडेंट जो कास्ट है ना, ये किसी रेफरेंस कॉन्ट्रैक्ट से आपको डिराइव करना पड़ेगा, रेफरेंस कॉन्ट्रैक्ट। यानी ये इस तरह नहीं कि अपनी मर्जी से आप 2,50,000 लगा दें। ये आपके पास पहले से कोई टेका हुआ होगा जो ऑलरेडी आपके पास एक, इसको कहते हैं हम कंस्ट्रक्शन रेट, ठीक है, कंस्ट्रक्शन रेट इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये हम किसी रेफरेंस कॉन्ट्रैक्ट से, जो ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कंक्लूड हुआ हो, जिसके ऊपर डिटेल एस्टीमेट के थ्रू काम हुआ हो, तो उससे आपके पास एक कास्ट आ गई है 2,50,000 पर स्टूडेंट। तो आपके पास 100 स्टूडेंट से मल्टीप्लाई करेंगे 100 स्टूडेंट्स से, आपके पास 25 लाख, ये 2,50,00,000 रुपये उसकी कास्ट आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह का एस्टीमेट क्या कहलाता है, अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट। इसमें हम डिटेल एग्जांपल भी पढ़ेंगे आगे। मैंने आपको एग्जांपल आपके लिए बना दिए, ठीक है। अच्छा, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटल बिल्डिंग फॉर 100 बेड। तो इसमें से ये देखें, एक मिनट, approximate cost of hospital building for 100 bed at the rate of 5,75,000 रुपये पर बेड, वर्कआउट एज 5,75,00,000, ठीक है। तो ये देखें, पर बेड का अगर हमें पता हो कि वो कंस्ट्रक्शन रेट क्या है पर बेड का, तो वो हम फिर जितनी रिक्वायरमेंट है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं सिर्फ, तो हमारे पास कास्ट आ जाती है, ठीक है। अच्छा, आगे चलें। अच्छा, अभी हम प्रिलिमिनरी और रफ कॉस्ट एस्टीमेट के ऊपर एक एग्जांपल हम करेंगे, ठीक है। अच्छा, एग्जांपल में क्या है देख लें कि ये 1,00,000 गैलन ओवरहेड वाटर टैंक इन द एन रेक्टेंगुलर शेप टू बी कंस्ट्रक्टेड इन XYZ सिटी, कोई भी सिटी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद the same specs overhead water tank having capacity of 50,000 gallon was constructed in the previous year, ठीक है। The cost of this previous project of overhead water tank is 15.75 million and this contract was concluded at the rate of 18% above on PWD schedule of rates 2018. Use this project as a reference project. अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लें कि 1,00,000 गैलन ओवरहेड वाटर टैंक हमने बनाना है, ठीक है। उसकी हमने अप्रोक्सीमेट या प्रिलिमिनरी कॉस्ट देनी है, ठीक। वो कहते हैं कि इसमें इसी तरह का बिल्कुल रेक्टेंगुलर शेप में एक 1,00,000 गैलन वाला हमने बनाना है, ठीक है। और इसी तरह पिछले साल 50,000 गैलन वाला ऑलरेडी बना हुआ है, ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। और ये जो 50,000 वाला गैलन वाला ओवरहेड वाटर टैंक है, इसकी कास्ट थी उस टाइम 2018 में 15.75 मिलियन, ठीक है। यानी 1,57,50,000 रुपये में इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी। और ये कौन सी कास्ट है, एक्चुअल कास्ट, इसको एक्चुअल कास्ट मैं कहूँगा, ठीक है। ये जो है क्या है, ये एक्चुअल कास्ट है आपकी, ठीक है। एक्चुअल कॉस्ट, ठीक। अच्छा, एक्चुअल कास्ट के बारे में हमने पढ़ा है कि क्या होता है, आफ्टर कंप्लीशन जो कास्ट आपको मिलती है उसको एक्चुअल। एंड दिस कॉन्ट्रैक्ट वाज कंक्लूडेड एट द रेट ऑफ 18% अबव ऑन शेड्यूल ऑफ 2018। अच्छा, इसका अभी क्या मतलब है कि 18% अबव ऑन PWD शेड्यूल ऑफ रेट्स 2018,
ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो शेड्यूल ऑपरेट्स, ये जो है शेड्यूल ऑपरेट्स वो 2018 का उन्होंने इस्तेमाल किया है, रिवाइज नहीं हुआ होगा, ठीक है। अच्छा अभी जाहिर बात है कि 2021 में जो काम होगा वो 2018 वाले रेट पर तो नहीं होगा, तो उसके लिए 18% एबो, क्या 18% एबो, ठीक है। तो 18% एबो पर मतलब ये कि ये रेट एनालिसिस के बाद ये हमने डिसाइड कर दिया कि 18% एबो ये काम हुआ है, ठीक है। तो यानी 2018 शेड्यूल में जो रेट्स थे इस काम के अगेंस्ट 50,000 गैलन के, वो उसी टाइम 2022 में 18% एबो करके बराबर हो रहे थे, ठीक है। वो कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट को जो 18% एबो पर हुआ है 2018 में, उसकी कॉस्ट 15.75 मिलियन है, इसको एज ए रेफरेंस प्रोजेक्ट कंसिडर कर ले, ठीक है। अभी रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड क्या है, मतलब है कि हमें क्या बनाना है, क्या करना है, ठीक है। तो नंबर 1 पर है प्रिपेयर इंडिकेशन ऑफ कॉस्ट प्रिलिमिनरी एस्टिमेट फॉर ओवरहेड वाटर टैंक 1,00,000 गैलन, ठीक है। यानी 1,00,000 गैलन के लिए इंडिकेशन ऑफ कास्ट बना। इंडिकेशन ऑफ कास्ट अभी हम पढ़ेंगे कि क्या होता है, ठीक है। एट पार अमाउंट भी हम पढ़ेंगे क्या होता है। इंडिकेशन ऑफ कास्ट विद रूलिंग परसेंटेज एट द रेट ऑफ 25% अबव ऑन पीडब्ल्यूडी शेड्यूल ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। तो वो 18% पर था और इसको आपने 25% के ऊपर करना है। तो इसकी सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। सोल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द amount of the reference project and then find out the cost per gallon. For this purpose we have at par amount of 50,000 gallon. अच्छा, इसका हमने सबसे पहले एट पार अमाउंट मालूम करना है। एट पार अमाउंट का मतलब ये होता है कि जो 2018 शेड्यूल में जो रेट हैं उसको हमने कंसिडर किया है 18% एबोव पर, ठीक है। इसको हमने कंसिडर किया है 18% एबोव पर, ठीक है। तो उसको हमने एट पार करना है। 18% एबोव तो है लेकिन उसको हमने एट पार करना है, यानी 2018 के बराबर लेके आना है। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है, यानी ये जो रेट है तो 15.75 मिलियन का जो कास्ट है वो 18% इंक्लूड करके हमने बनाया है। तो उसको हमें पहले एट पार करके लेना है, ठीक है। तो उसके लिए हमने 15.75 मिलियन को डिवाइड करना है 1/8 से, यानी 100 के साथ अगर प्लस है तो 18 आप प्लस कर लें, जितनी परसेंटेज एबो होगी तो उतनी आप उसके साथ प्लस कर लें, ठीक है। और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसकी एट पार कास्ट आ गई, ठीक है। यानी ये अभी 2018 शेड्यूल के ऊपर उसकी एट पार कास्ट ये वाली आ गई, ठीक है, एट पार, ठीक है। उसके बाद आपने नाउ पर गैलन कास्ट, अभी रेफरेंस ये से हमने पर गैलन कास्ट निकालना है, यानी 13.34 मिलियन तो हमने निकाल दिया, लेकिन अभी उसका हमने पर गैलन कास्ट निकालनी है, ठीक है। तो पर गैलन कास्ट के लिए हमने क्या करना है, 13.34 मिलियन को डिवाइड किया 50,000, क्योंकि 50,000 का कैपेसिटी है, तो हमारे पास इसका आंसर आया है 0.00026 मिलियन, ठीक है। तो ये जो हमारी ये जो कास्ट है ये असल में कौन सी कास्ट है, ये हमारा रेफरेंस कास्ट या इसको कंस्ट्रक्शन रेट हम कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी इसके लिए हमें रिक्वायर्ड क्या है, एट पार कास्ट फॉर न्यू। अभी न्यू हमारी कितनी है, 1,00,000 गैलन है, तो सिंपली हमने 0.00026 को मल्टीप्लाई करना है। जो हमारी प्रोपोज्ड है वो कितनी है, 1,00,000, तो हमारी 26 मिलियन की कास्ट है, ये आ गई, ठीक। अभी ये है एट पावर कास्ट। अभी देखें ये 2018 के ऊपर इसकी कास्ट ये बनेगी,
लेकिन अभी 2022 चल रहा है तो ज़ाहिर बात है। तो हमें ये भी बताया गया कि 2022 शेड्यूल को आप एबो करें 25% एबो, ठीक है, क्योंकि 2018 और 2022 के मार्केट में जो फ़र्क है, डिफरेंस है, वो है 25% का। और ये हम किधर से निकालेंगे? ये हम रेट एनालिसिस से डिटरमाइन करते हैं। रेट एनालिसिस जो हम करते हैं उससे हमें ये डिटर्मिनेशन मिल जाती है कि ये 25% 25% या कितने परसेंट पर हम जो शेड्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर फ्रेश शेड्यूल हम नहीं इस्तेमाल करते हैं तो हम फिर पुराना जो होगा, तो वो ज़ाहिर बात है कि 2018 में मार्केट की और रेट था, आजकल और रेट होगा। तो वो डिफरेंस हम जब मालूम करते हैं तो वो 25% हमें मिल गया था, तो हमने इसको 25% कंसिडर कर दिया, ठीक है। तो अभी हमने ये तो एट पार अमाउंट है, अभी इसको हमने 25% एड रूलिंग परसेंटेज एट द रेट ऑफ 25% अबव ऑन। तो ये 25% ये असल में रूलिंग परसेंट है। ये रूलिंग परसेंटेज क्या चीज़ होती है? रूलिंग परसेंटेज, वो हर डिपार्टमेंट एक रूलिंग परसेंटेज हर साल प्रोवाइड करता है। उसका जो हेडक्वार्टर होता है वो प्रोवाइड करता है अपने दूसरे सब डिविजन्स को, ठीक है। तो उसको वो बताते हैं कि जब आप प्रोजेक्ट एस्टीमेट बनाते हैं या कोई इंडिकेशन आप कास्ट जब देते हैं, तो अगर आप पुराना शेड्यूल इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि 2018 शेड्यूल आप इस्तेमाल कर, अभी आपका अभी तक रिवाइज नहीं हुआ, आप 2018 पर ही चल रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है आप फिर एक रूलिंग परसेंटेज बनाएंगे कि उसमें आप ये डिसाइड कर सकें कि 2018 और 2022 के रेट्स में कितना डिफरेंस है। तो वो आपने मालूम करें कि 25% है, तो 25% हर काम को एबो करेंगे अगर आप रेफरेंस इस्तेमाल करते हैं, शेड्यूल आप रेट इस्तेमाल करते हैं 2018 का, ठीक। तो उसके लिए अगर आप उस पर मज़ीद करेंगे तो ये 6.5 मिलियन मज़ीद हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो ग्रांड टोटल कितना हो गया? 32.5 मिलियन इसकी हमारे पास कास्ट आ गई, ठीक है। तो इसको कहते हैं इंडिकेशन ऑफ कॉस्ट। अच्छा, कौन सा तरीका हमने इस्तेमाल किया? थ्रू ऑफ कॉस्ट, ठीक। अभी ये जो 32 मिलियन हमने निकाल दिया, ये देखें ना, तकरीबन 5 या 10 मिनट में ये निकल आता है अगर आपके पास रेफरेंस कॉन्ट्रैक्ट हो। तो इससे आपको ये पता चला है कि ये 1 लाख गैलन की कॉस्ट जो है ना, ये 32 मिलियन होगी, ठीक है। तो उसके लिए फंड्स की अवेलेबिलिटी देखी जाती है, कौन सा टेक्निकल सेंक्शन कौन देगा, एडमिन अप्रूवल कौन देगा, ठीक है। इसका पहले से आपको अंदाज़ा हो जाता है। जब आप ये कास्ट आपकी हो जाए अप्रूव, तो फिर आपको इजाज़त मिल जाती है कि आप इसका डिटेल एस्टीमेट बना लें। तो डिटेल एस्टीमेट से फिर आपके इसके लगभग ही आ जाता है कि इसके या 5% ऊपर आ जाता है या नीचे आ जाता है। उसमें 25% का मार्जिन भी होता है कि 25% आप ऊपर जा सकते हैं, ठीक है, इंडिकेशन ऑफ। लेकिन ये आपको एक इंडिकेशन ऑफ कास्ट मिल गई और इसको हमने अप्रोक्सीमेट कॉस्ट निकाल दिया। तो ये कॉस्ट आप जब टेंडर की इनविटेशन देते हैं न्यूज़पेपर में, तो वो ये आप रफ कॉस्ट एस्टीमेट उसके सामने दे देते हैं। टेंडर में ये इंडिकेशन ऑफ कॉस्ट दे देते हैं कि एक ओवर हेड वाटर टैंक हमने बनाना है और उसकी अप्रोक्सीमेट कास्ट 32.5 मिलियन है, ठीक है। तो वो आपको टेंडर डॉक्यूमेंट्स को कंपाइल करने के लिए भी एक कास्ट आपको मिल गई, ठीक है। आज के लिए यही काफ़ी है। तो आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मज़ीद आप कमेंट्स बॉक्स में दे दें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो में एक और एग्ज़ाम्पल के साथ हम मिलेंगे इंशाल्लाह। मज़ीद हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।